हाय एवरीवन, दिस इज़ मी परी और आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक ऑडियो पॉडकास्ट जिसमें कि मैं आपको रिवीजन कराने वाली हूँ लेक्चर नंबर 1 और 2 के थर्मोडायनेमिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि किससे डील करती है, पहले आपको ये जानना होगा। तो ये डील करती है हमारे आइडल गैसेस से। आइडल गैस मतलब जो इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। कौन सी इक्वेशन? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट। इसमें हम पढ़ते हैं कि एनर्जी चेंजेस जो हो रहे होते हैं हमारे किसी भी रिएक्शन के दौरान। कोई रिएक्शन मान लीजिए हो रही है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो उस रिएक्शन में जो भी एनर्जी चेंजेस है उनके बारे में इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन की एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट तक वो जा सकता है, रिएक्शन कितना फिजिबल है या स्पॉन्टेनिटी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या है। तो सिस्टम मतलब होता है द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। पहले बात तो यूनिवर्स क्या है, कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं अपने आसपास, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इज़ ऑल यूनिवर्स, राइट। यूनिवर्स में दो चीज़ें होती हैं, सराउंडिंग और सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब होता है जहाँ पर हम अपना स्टडी कर रहे हैं। लाइक मान लीजिए मैं एक बीकर में रिएक्शन कर रही हूँ, तो वो बीकर मेरे लिए एक सिस्टम हो गया, और जो आसपास की चीज़ें कितनी भी पूरी दुनिया भर की चीज़ें वो सब हो गई सराउंडिंग। सो सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज़ अंडर कंसिडरेशन, मतलब जिसको हम कंसीडर करके हम रिएक्शंस करा रहे हैं या फिर उस पर स्टडी कर रहे हैं, राइट। ठीक है, फिर आता है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या हो गया? सिस्टम को छोड़ के, मतलब यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं सिस्टम को छोड़कर वो होती है सराउंडिंग, राइट। ओके, उसके हम बात करते हैं कि ये सिस्टम और सराउंडिंग जो होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट कौन सी क्या चीज़ है जो करती है। तो इनके बीच होती है बाउंड्री जो इनको अलग अलग करती है, राइट। यानी कि हम बाउंड्री की हेल्प से बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इधर सिस्टम है, उधर सराउंडिंग है, राइट। ठीक है, अब ये जो वॉल्स हैं या बाउंड्री हैं वो दो टाइप्स की हो सकती हैं। एक दो बेसिस में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक बेसिस के आधार पर वो रियल या इमेजिनरी हो सकती हैं। ठीक है, रियल मतलब जो हमें दिख रही है आंखों से, इमेजिनरी मतलब हम जो इमेजिन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कप में चाय रखी है, तो चाय की सरफेस जो ऊपर वाली है वो एक बाउंड्री कहलाती है, एयर और चाय के बीच की। ठीक है, तो एक वो इमेजिनरी बाउंड्री हो गई, राइट। ठीक है, उसके दूसरे टाइप की बाउंड्रीज होती हैं, वो होती हैं डायथर्मिक और थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स। डायथर्मिक मतलब होती है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं, एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने आइस रखा बाहर तो वो ठंडा हो जाएगा, हमने अगर ठंडा हो जाएगा और हीट को रिलीज़ कर देगा। अगर हमने हीट किया उसको तो क्या करेगा, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, राइट, टेम्परेचर बढ़ा लेगा, राइट। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ओके, उसके बाद आता है थर्मली इंसुलेटेड, मतलब उसमें हम एनर्जी का चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब इंसुलेटेड है मतलब कि वहाँ पर कोई भी हीट का एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिस्टम के टाइप्स। तो सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। ओपन होता है, क्लोज होता है और आइसोलेटेड होता है। ओपन मतलब होता है जहाँ से हम मास एनर्जी दोनों का एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक आप चाय का कप ले लो, तो वो ऊपर से खुला है, तो यहाँ पर हम एनर्जी का भी चेंज कर पा रहे हैं और मास का कैसे, उसके अंदर हम चीनी डाल सकते हैं, उसके अंदर हम इलायची डाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हम मास का भी एक्सचेंज कर रहे हैं, एनर्जी का भी कर रहे हैं, राइट। सेकंड जो टाइप है वो है हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में होता है हम मास का एक्सचेंज नहीं कर सकते लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। मास का एनर्जी, देखो मास का क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए हमने एक डिब्बा लिया, ठीक है, ओके, अब उसको हम गर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम उसके अंदर कोई चीज़ बंद डिब्बे में नहीं डाल सकते, तो मास का एक्सचेंज नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, फिर आता है आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड में मास एनर्जी किसी का भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। जैसे कि थर्मस फ्लास्क हमारे घरों में जो यूज़ होता है पानी पीने के लिए ठंडियों में या गर्मियों में, तो वो पानी देखो अगर आप ठंडा पानी रखते हो तो ठंडा रह जाता है, गर्म रखते हो तो गर्म रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से एक्सचेंज नहीं कर रहा है एनर्जी का, राइट। तो वही चीज़ है कि वहाँ पर जितना मास उतना ही रहेगा और एनर्जी भी नहीं होगा। लेकिन हाँ ये भी है कि कुछ समय के बाद आपको देखो कि पानी भी वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि 100% आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है इस यूनिवर्स में, राइट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेट फंक्शंस के बारे में। स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट वेरिएबल्स जो होते हैं, मतलब कि किसी भी सिस्टम के स्टेट को बताने के लिए 4 चीज़ें रिक्वायर होती हैं। एक होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम, फिर टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर जिसको हम मोल कहते हैं। फिर आती हैं कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम ऐसे थोड़ा सा ट्यूबुलर फॉर्म में हम याद करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, आप इमेजिन करो अपने सामने कि आपके सामने एक तरफ लिखा है एक्सटेंसिव, एक तरफ इंटेंसिव लिखा है। एक्सटेंसिव मतलब होती है ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मैटर पर डिपेंड करती है। इंटेंसिव मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर पर डिपेंड नहीं करती हैं। एक्सटेंसिव में अगर मैटर पर डिपेंड करें तो मास ऑफ कोर्स आएगा, तो मास के साथ वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, मास, वॉल्यूम एंड मोल्स, मास, वॉल्यूम, मोल्स, और बेसिकली हमारी हीट कैपेसिटीज़ हो गई। ठीक है, एंड बेसिकली ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इधर। फोर्स, एरिया, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो क्या क्या हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल्स हो गया, फोर्स हो गया, एरिया हो गया एंड बेसिकली हीट कैपेसिटी। ठीक है, ओके। और सारी जो एनर्जीज़ होती हैं, ई से एनर्जी, ई से एक्सटेंसिव, तो सारी एनर्जीज़ इधर ही आती हैं, जैसे एंट्रोपी, फिर एंथैल्पी, फिर ये सारी चीज़ें जो सारी एनर्जी हैं, यू ई एस जी जो आप पढ़ते हैं ना, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी एंड ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। ठीक है, इंटर एनर्जी, ओके। फिर इधर आते हैं इंटेंसिव। इंटेंसिव जो होता है मास इंडिपेंडेंट है, मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, पीएच,
कलर, ओडर, लक्चर, मेलियलिटी, डक्टिलिटी एंड यू कैन से द EMF है ना, फिर सरफेस टेंशन, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, सारी चीज़ें होती हैं इसी में आ जाती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। अच्छा, तो ये हो गया हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ख़त्म। अब आते हैं हम पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। ये होते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब होता क्या है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, स्टेट डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। दो टाइप्स के होते हैं हमारे फंक्शंस, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। फंक्शंस जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब वो होता है जो कि फाइनल इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता है, ना कि पूरे पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ फाइनल इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता है। और पाथ फंक्शन मतलब सिर्फ पाथ पर डिपेंड कर रहा है, फाइनल इनिशियल पर नहीं कर रहा है। पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल हमारे जो थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में है वो है सिर्फ और सिर्फ हीट और वर्क, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, हीट के साथ हीट कैपेसिटीज़ भी सारी, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटीज़, तो यानी वर्क, हीट और हीट कैपेसिटीज़ सारी इसमें आ जाती हैं। किसमें, हमारे पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती है, प्रेशर आता है, वॉल्यूम आता है, टेम्परेचर आता है और सारी एनर्जीज जैसे कि U, G, S एंड H, राइट, ठीक है। ये हो गया। अब एक और चीज़ हमने सर ने बताया कि यहाँ पर देखो डेल्टा V जो होता है, डेल्टा V और डेल्टा T, ये दोनों चीज़ें होती हैं स्टेट वेरिएबल, ना ही स्टेट वेरिएबल होती है, ना ही वो पाथ वेरिएबल होते हैं, मतलब ना ही पाथ फंक्शन ना ही स्टेट फंक्शन, ठीक है, ओके। टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर मैंने बताया क्या होता है हमारा, बेसिकली स्टेट फंक्शन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हो गया पाथ फंक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब होता है कि जो जिसमें कि डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि इनिशियल फाइनल टेम्परेचर जो है वो सेम है, यानी कि टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ। जैसे कि किसी मेल्टिंग का प्रोसेस हो गया, बॉइलिंग का प्रोसेस, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने लिक्विड को अगर इवापोरेट कर रहे हैं, हम उसको बॉयल कर रहे हैं, तो इवापोरेशन हुआ और वेपर्स बन गए। तो लिक्विड और वेपर का जो प्रेशर, वहाँ टेम्परेचर वो 100 डिग्री ही है, लेकिन जो हमने हीट दिया वो कहाँ गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर वो हीट जो था उसको यूज़ करके लिक्विड जो है वो वेपर्स में बदल गया। दिस इज़ वॉट वी कॉल इट, है ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता है, ठीक है। अब एक और फार्मूला होता है Q इक्वल टू MS डेल्टा T, जहाँ पे अगर हम S को निकालें तो S इक्वल टू हो जाएगा Q बाई क्या हो सकता है, M डेल्टा T, है ना, Q बाई M डेल्टा T। तो डेल्टा T नीचे आ गया, डेल्टा T इस वाले प्रोसेस में जीरो होता है, राइट, डेल्टा T इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। फिर दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब हीट का चेंज जीरो होता है, ठीक है। हीट का चेंज जीरो होता है मतलब कि हो गया इसमें कि हाँ, हीट का चेंज जीरो होने का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी हमारा मतलब जो इनिशियल हीट था किसी प्रोसेस में, जो हीट पहले था वो बाद में भी उसका उतना ही हीट है, मतलब कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं बहुत ही फास्ट होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस इनको कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक होता है कंप्रेशन। एक्सपेंशन में गैस एक्सपैंड करती है तो कूल डाउन हो जाती है, कंप्रेस करती है तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यानी कि फाइनल टेम्परेचर कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा होता है और एक्सपेंशन में टेम्परेचर उसका कम हो जाता है, इसीलिए तो कूल डाउन हो रही है, राइट, ठीक है। ये हो गया। उसके आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आइसोकोरिक क्या होती है, यानी कि वॉल्यूम्स का जो है वो कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो है, डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो है। फिर आता है आइसोबैरिक। बार, देखो बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का, तो आइसोबैरिक मतलब हो गया प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा P इज इक्वल टू जीरो, जैसे कि कोई भी लेबोरेटरी में किया हुआ रिएक्शंस इसी में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इरिवर्सिबल और रिवर्सल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, जो हमने पढ़ा था ना स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, तो वहाँ पे एक पॉइंट और छूट गया मेरा, कि स्टेट फंक्शन जो होता है ना उसमें क्या होता है, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट पे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेशर को आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर फाइंड करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसी अदर हैंड अगर देखो तो पाथ फंक्शन जो होता है उसको किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या पर्टिकुलर टाइम पे हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। मान लीजिए हमें क्या करना है, वर्क पता करना है, क्योंकि एक पाथ फंक्शन है, तो वर्क हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर थोड़ी पता कर सकते हैं। हम तो देखेंगे कि इनिशियल पहले कितना था, बाद में कितना हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर स्टेट पर हम उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, आप समझे ना। एम आई क्लियर, मतलब कि जो स्टेट फंक्शन है पाथ फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन में पर्टिकुलर स्टेट पे हम उसको जान सकते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेट पे हम किसी पाथ फंक्शन को नहीं जान सकते, जैसे वर्क और हीट, राइट, ठीक है। अगली बात ये है कि एक और पॉइंट इसमें था स्टेट फंक्शन वाले में, कि अगर हम किसी सिस्टम में थोड़ा सा भी अगर एक जो भी हमारा स्टेट फंक्शन था ना, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी को भी चेंज करेंगे तो इसमें से कोई भी स्टेट फंक्शन, एक ना एक स्टेट फंक्शन चेंज ज़रूर होता है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कोई भी चेंज हो जाएगा, राइट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो हमने पढ़ा था ना, जो भी हमारे फंक्शंस थे, राइट, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन चारों में से किसी तीन का पता है तो आप चौथा निकाल सकते हो, कहाँ से, आइडियल गैस इक्वेशन से, ये भी याद रखना।
सो अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। तो आप इमेजिन करो, एक तरफ इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक तरफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब होता है ऐसे रिएक्शंस जो कि फाइनाइट स्टेप्स में होते हैं, ठीक है, और बेसिकली ये रियल होते हैं, इनका ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, सिस्टम सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं, और दो स्टेप्स के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस या फाइनाइट डिफरेंस होता है, ठीक है। या फिर अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अगर न्यूमेरिकल्स में दिया है तो आप कैसे जानोगे कि इरिवर्सिबल्स हैं। तो बेसिकली ये जो होते हैं ना, बेसिकली क्वेश्चंस में लिखा होगा जैसे कि फास्ट लिखा होगा, क्विक लिखा होगा, या फिर ऐसी चीज़ें लिखी होंगी जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, जैसे लिखा होगा फाइनाइट स्टेप, जैसे क्विकली, सडनली, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। जबकि दूसरी तरफ रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं वो उसमें होता क्या है कि वो फाइनाइट नहीं बल्कि इनफाइनाइट स्टेप्स, वो भी छोटे छोटे स्टेप्स में होते हैं, और बेसिकली दो स्टेप्स के बीच का जो डिस्टेंस या डिफरेंस है बहुत छोटा होता है। ये हाइपोथेटिकल होते हैं और बेसिकली इनका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और बेसिकली इधर वाले जो थे वो फास्ट थे, ये थोड़े स्लो होते हैं, मैंने बताया। न्यूमेरिकल्स में अगर देखो तो इनफाइनाइट स्टेप्स लिखा होगा, ग्रेजुअली, स्लोली, इस तरह की चीज़ें लिखी होंगी, या इक्विलिब्रियम टाइप का कुछ ऐसा लिखा होगा, या फिर लिखा होगा ग्राफ प्लॉटेड, ये चीज़ें लिखी होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और टॉपिक है छोटा सा, वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब होता है सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम में कितनी सारी जो भी एनर्जीज उनका सम टोटल जो होता है इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेसिकली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है इंटरेक्शन पे या फिर वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। लेकिन आइडियल गैस के केस में देखें तो वो इंटरेक्शन नहीं करता, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसके केस में टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर बढ़ा तो यू बढ़ा, टेम्परेचर घटा तो यू भी घटेगा, ठीक है। ये अब जो इंटरनल एनर्जी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली एक तरह का स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। और साइक्लिक प्रोसेस में जो होता है ये जीरो है, क्योंकि इनिशियल फाइनल पर डिपेंड कर रहा है। इनिशियल फाइनल अगर सेम है तो साइक्लिक प्रोसेस मतलब ऐसे प्रोसेस जहाँ पे इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो चेंज इन यू जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर मिलती हूँ आपको। और कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट जरूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।